हमारे देश को विकसित करने के लिए एकमात्र उपाय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वह है मेरी समझ से महात्मा ज्योतिबा फुले की बात पर चलना। ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था कि अगर निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाएगी तो जो सक्षम लोग होंगे उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, जो अक्षम होंगे उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और तब शिक्षा राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बजाय कुछ लोगों से अधिक आगे बढ़ाने का एक साधन बन जाएगी और देश में एक के द्वारा दूसरे के शोषण का चक्र बंद नहीं होगा। दूसरी बात, समता के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि जिसके पिता सक्षम होंगे उसका बेटा ऑटोमेटिक अच्छी शिक्षा पा जाएगा। समझ में ये नहीं आता कि परिवारवाद की राजनीति का विरोध करने वाली पार्टियां भी शिक्षा में परिवारवाद को समाप्त करने की बात क्यों नहीं करती? ईंट के भट्ठे पर एक परिवार, एक दंपति मजदूरी कर रहा है। आप बताइए, जाके सर्वे कर आइए, किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, कि उसका बच्चा कौन सी शिक्षा ले रहा होगा। क्या वह राष्ट्र का बच्चा नहीं है? तो ज्योतिबा फुले जी ने इसको 19वीं सदी में ही पकड़ लिया था इस समस्या को, और उन्होंने कहा था कि यह राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में लिखा गया भारत के संविधान में कि राज्य के लिए उचित होगा कि कक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दे, उचित होगा। लेकिन इसको 86वें संशोधन द्वारा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 क में लिख दिया गया। उसमें लिखा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य करेंगे। राज्य का मतलब राज्य सरकार नहीं होती है। राज्य का मतलब सरकार के जितने भी अमले हैं, चाहे केंद्र सरकार के हो, राज्य सरकार के हो, या नगर निगम के हो, नगर पंचायत के हो, जिला पंचायत, सब राज्य है। अर्थात ज्योतिबा फुले जी की बात तो मान ली गई, लेकिन बड़े किंतु परंतु के साथ। एक तो 100 साल के बाद उनके कहने के, दूसरे मान लेने के बाद भी लगभग 21 वर्ष बीत गए, उस पर कहीं कोई अमल नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूल और खुलते जा रहे हैं और शिक्षा में गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। और ये गैर बराबरी का कारण बच्चा नहीं है, बच्चे की योग्यता नहीं है, बल्कि बच्चे के पिता की आर्थिक क्षमता है। हर कोई पिता चाहता है कि उसके बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिले। अब अगर आगे बढ़ने के मौके को पैसे से खरीदा जा सकता है तो हर कोई पैसा कमाने की होड़ में गलत तरीके से पड़ेगा। सर्वे करवा लिया जाए कि जितने भी लोगों के बच्चे ज्यादा महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, सैलरी की तुलना में और पैसा कहां से लाते हैं। इसमें मैं किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं गिना रहा हूं। और चाहे कितना भी सब लोग दौड़ लगा लें, सब इक्वल कमा नहीं सकते, तो सबके बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो जब बच्चों को उसके पिता की हैसियत के नाते शुरू में ही भेदभाव हो गया, तो यह परिवारवाद है कि नहीं है, इसका दोष है कि नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी मेधा हो जिसको मौका मिलता तो देश को बहुत आगे ले जाता, लेकिन क्योंकि उसके पिता की आर्थिक क्षमता खराब थी, इस नाते उसको पनपने का मौका कम मिला। तो ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने उस समय में अपनी पत्नी को शिक्षक बना दिया था, उनकी बात को अगर मान लिया जाए तो देश में शिक्षा की समानता होगी, और सबको जब समान अवसर मिलेगा तो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, आर्थिक वर्ग, गरीब, अमीर, कहीं से भी जो बच्चा आगे बढ़ने लायक होगा वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको आधारभूत सुविधा मिल जाएगी। दूसरी बात कि इससे आपसी भेदभाव भी कम होगा। अमीरों का अपना वर्ग होता है, अमीरों के बच्चों का भी वर्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एक लेवल के कमाने वाले हैं उनके बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, अब कम कमाने वालों के बच्चे एक दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे कम कमाने वालों के बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। और ये आय वर्ग अभी भी 90% जाति के हिसाब से है।
ऊंची जातियों के लोग तुलनात्मक रूप से, हर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन तुलनात्मक रूप से संसाधन संपन्न नहीं, इस नाते अधिक कमाते हैं, उन्हीं के बच्चे ज्यादा संख्या में महंगे स्कूलों में होते हैं। तो वो जातिगत भेदभाव भी बना रह जा रहा है। ऊंचे नीच का, गरीब अमीर का भेदभाव भी बच्चों के मन में रह जाता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से वो देखते हैं। माँ बाप भी कहते हैं उसके साथ क्यों वहां बैठ गए, वो देख रहे हैं कि उनके स्कूल का ड्रेस खराब है। तो एक तो ये समाप्त होगा। तो भारत में जो सबसे बड़ा एक कोढ़ है, एक रोग है, एक षड्यंत्र है, बचपन से ही जो भेदभाव की भावना आती है उसको समाप्त करने का मौका ज्योतिबा फुले के उस सूत्र में। और अगली एक बात कि ज्योतिबा फुले जी ने जो कहा था, ऐसा नहीं कि दुनिया में माना नहीं गया उनकी बात को। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मनीषी जो बात कहते हैं हम उसे नहीं मानते। साधु वेश में कोई पाखंडी अगर कोई बात कह देता है तो उसकी बात को हम लोग लपक लेते हैं, लेकिन अगर कोई मनीषी तार्किक बात कहता है तो उसको हम नहीं मानते हैं। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। आज यूरोप के किसी भी देश में आप जाइए, जर्मनी जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, लग्जमबर्ग जाइए, मैं डेनमार्क जाइए, स्वीडन जाइए, नॉर्वे जाइए, आइसलैंड जाइए, मैं दुनिया की टॉप कंट्रीज का नाम ले रहा हूं जो ब्रिटेन से भी आगे हैं। इन सभी मुल्कों में बच्चों की शिक्षा का संपूर्ण उपाय राज्य के जिम्मे है। एडमिशन भी दिलाने आप नहीं जाएंगे। इसी नाते अगर माँ बाप बच्चे को दारू पी के कोई पिता पीट रहा है तो फौरन पुलिस आके गिरफ्तार करके ले जाएगी, क्योंकि वो बच्चा आपने पैदा किया जरूर है लेकिन है वो राष्ट्र, वो अपने आप में देश है। वो सामूहिक अनुशासन चलता है। आप पश्चिम के बारे में जानिए ना कि पश्चिम निर्मित कैसे हो गया। आपके विचारों को, आपके मनुष्यों को उन्होंने ले लिया, आपने लिया नहीं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि सवर्ण समाज के कितने बच्चे ज्योतिबा फुले के बारे में जानते हैं? जानते ही नहीं होंगे। ये तो परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, इस नाते हम लोगों ने पढ़ लिया। मैं एक सीरीज शुरू करूंगा कि ज्योतिबा फुले को पढ़ें कि रामचरितमानस को पढ़ें। हमारे समाज में घर घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, हर कोई जानता है। मैं उसके पढ़ने पर रोक नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उससे शिक्षा क्या मिलती है इस पर रोक लगानी पड़ेगी, या उस पर चर्चा तो करनी पड़ेगी, रोक भले न लगाएं। दूसरी तरफ ज्योतिबा फुले के क्या विचार हैं ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा बुरा जहां भी होगा उसकी आलोचना की जाएगी। आज के समय के अनुकूल जिनकी बात सुनने लायक है सुनी जाएगी। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि ज्योतिबा फुले ने जो बात कही वो बात यूरोप में या तो मानी जा रही थी, मैं उसका हिस्टोरिकल डेटा नहीं रखा हूं, और ज्योतिबा फुले कभी विदेश पढ़ने नहीं गए थे, वो इसी देश में पैदा होकर इसी देश में रह रहे थे, बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, और नहीं तो उनकी बात को यूरोप में माना जा रहा है। सारे साइंटिफिक रिसर्च वहां होते हैं। हिम्मत नहीं है किसी देश को कि वहां आक्रमण कर ले। इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है, मानव जीवन के हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे चलते हैं वो। यहां तो हम लोग का दिन भर का समय फेसबुक व्हाट्सएप पर एक दूसरे के खिलाफ लिखने में चला जाता है, क्योंकि ऐसा झंझावाती माहौल है। उसको मारो उससे आगे जाओ। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो कचरा भरा है। तो इस कचरे को कौन दूर करेगा? शिक्षा इसे दूर करेगी। एक समय के बाद यह कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यह पाया है, मैं बहुत दिन से यह बात कह रहा हूं कि अनुच्छेद 21 का भारत के संविधान में जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है उसे पूर्णतः अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। वर्तमान में ज्योतिबा फुले के समर्थक अनुयायी लोग बड़ी तादाद में राजनीति में दबाव रख रहे हैं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप इसे भी एक मुद्दा बनाइए। फ्री एजुकेशन अडानी के बच्चे को भी दी जाएगी, और कहीं कोई पथेरा का बच्चा उसको भी मिलेगी, एक बराबर की मिलेगी। सिलेबस तय कर दिया जाएगा, लेकिन कोई सुविधा में कमी नहीं। ये नहीं कि ईडब्ल्यूएस का कोटा बना दिया, 25% एडमिशन फ्री मिले रहे, ये नहीं चलेगा। वहां भेदभाव होता है। कोई स्कूल अगर भेदभाव करेगा मान्यता खत्म। तो इस तरह से करने पर ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, क्योंकि तब आप अपने यहां जितने भी कोहिनूर पल रहे हैं उनको पहचान पाएंगे। नीचे के समाज को ऊपर जाने में, नीचे से खड़े व्यक्ति को ऊपर जाने में बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। ऊपर वाला ऊपर जाने की सोचता ही नहीं है। तमाम जिन घरों में अच्छी सुविधाएं हैं बच्चे नहीं आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है, उनको सब कुछ मिल रहा है। नीचे वाला बच्चा भूखा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसको संसाधन नहीं मिलता तो वो भी नहीं बढ़ पाता। लिहाजा देश पीछे हो जाता है। तो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना, ज्योतिबा फुले जी को आदर्श बनाया जाना,
इस देश में बहुत जरूरी है। ज्योतिबा फुले जी को इस समाज ने थोड़ा सा स्वीकार किया है, थोड़ा सा। उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को युवा अवस्था में शिक्षण कार्य के लिए लगा दिया था। बहुत उनका विरोध हुआ था। घर घर चर्चा होनी चाहिए, हर नारी को यह बात जाननी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई को हर कोई जानता है, लेकिन सावित्रीबाई फुले को उस तादाद में लोग नहीं जानते। ये हमारे भीतर के जातिगत कचड़े का परिणाम है। हाँ, कोई आके मुझसे बोल सकता है कि आप नहीं जानते होंगे, हम तो जानते हैं। लफाजी से नहीं काम चलेगा। लेकिन ज्योतिबा फुले ने जो स्कूल खोलने का अभियान चलाया, यानी कि सावित्रीबाई फुले के माध्यम से कि महिलाएं भी शिक्षित होंगी, आज उसका परिणाम क्या है कि आज स्त्रियां हर फील्ड में पुरुषों के बराबर पहुंच गई। यानी जो उनके लिए प्रतिबंधित था कि ये काम वो कर ही नहीं सकती, ये काम वो कर नहीं सकती, तुलसीदास जी ने तो उनके इतने अवगुण लिख डाले हैं कि इतने अवगुण आप सदा उड़ रहे हैं, न जाने कितने अवगुण उन्होंने लिख दिया। ज्योति फुले को तो गुण दिखाई दिया, और उन्हीं के गुण को आज पूरा देश महसूस कर रहा है, जो उन्होंने बताया कि नहीं, स्त्री पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी। तो वह समय आ गया है कि जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे मनीषियों की बातों पर देश को पूरा पूरा अमल करना होगा, 100% अमल करना होगा। यही बताने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूं। शेष आगे बहुत सारी बातें होंगी, कुछ सामाजिक क्रांति जैसी बातें होंगी। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे चाहने वालों को मेरी बात अटपटी और बुरी लगे। तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने जो उस समय किया था, उस समय भी बहुत लोगों को बहुत कुछ बुरा लगा था। आज जो मैं बता रहा हूं कि उनकी बात से आगे बढ़ेंगे, आप भी सहमत हो जाएंगे। तो वैसे ही मेरी बात बाद में समझ में आएगी। हमें यह समझना होगा कि अगर कहीं यह लिखा गया है कि इनके अंदर इतने अवगुण हैं, और वो भी किसी धर्म पुस्तक में लिख दिया गया, तो कोई आदमी दारू पी के बीबी को मार रहा है, अगर वो जवाब देगी तो कहेंगे तो बाबा तुलसीदास ने लिखा था कि अवगुण है, देखो है इसके अंदर अवगुण, लाइसेंस मिल गया। ये कैसे संभव है कि सारे स्त्रियों में एक ही तरह के अवगुण ही हो? अतार्किक बात है। ऐसे ही कि कोई एक वर्ग चाहे अवगुण ही क्यों न हो, अवगुण ही क्यों न हो, सकल गुणों से ही न, तभी उसकी पूजा होगी। दूसरा चाहे कुछ भी, कितना भी ज्ञानी हो जाए, उसकी पूजा ही नहीं होगी, यानी उसकी तारीफ, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो फिर दोनों ही नहीं गुणवान होंगे। ये गुणवान इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुणवान हो या न हो, पूजा तो हो ही रही है। वो इसलिए नहीं प्रयास करेगा कि चाहे कितना भी गुणवान होने का प्रयास कर ले, उसको प्रतिष्ठा मिलेगी ही नहीं। तो एक को मुफ्त में प्रतिष्ठा मिली, एक को मिली ही नहीं, अन्याय का वाहक है। ऐसे सूक्ति वाक्य हमें इसका छिद्रान्वेषण करना पड़ेगा कि अगर कोई पुस्तक पूरे भारत में बार बार पढ़ी गई, बार बार पढ़ी गई, बार बार पढ़ी गई, और समाज की मानसिकता भी तदनुरूप वैसी ही होती गई, तो थोड़ा बदल के भी देखा जाए। तो इस नाते मैं कहता हूं कि ज्योतिबा फुले ने जो निःशुल्क शिक्षा का नारा लगाया था, उस निःशुल्क शिक्षा के अनिवार्यता को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में स्वीकार भी कर लिया गया है, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मैं सभी पार्टियों से निवेदन करता हूं कि आप अपने घोषणा पत्र में इसको लिखिए कि अगर आपकी सरकार आती है तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन गई है ना, वो किसके लिए बन गई है? अगर गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं मिलेगी, सभी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दीजिए। ये मत कहिए कि अमीर गरीब, उसके पिता से टैक्स लीजिए, आप शिक्षा सबको मुफ्त दीजिए। तो अगर लोगों को शिक्षा ही मुफ्त नहीं मिलेगी, तो आप अपने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था किसी पूंजीपति के झोले में भर के क्या देश का बना लेंगे? वो अपने झोले का पैसा कहीं ऑस्ट्रेलिया में निवेश कर रहा है, कहीं घाना में निवेश कर रहा है, पाकिस्तान में बिजली सप्लाई पूरी होती है रिलायंस कंपनी से। ये आप सोचिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।